वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस हमारे चैनल पे अवेलेबल हो गई हैं। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, जिसमें हमने लास्ट 5 क्लासेस में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। ये है हमारी क्लास 6 जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। ये हमारा है सेकेंड क्लास। दोनों टॉपिक मतलब ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा आज, जिसमें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग। प्रधानाध्यापक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, लेकिन इसमें कुछ मेन पॉइंट्स आप सभी से डिस्कस करूंगी। और अध्यापक के बारे में डिस्कस करेंगे, छात्रों के बारे में डिस्कस करूंगी, समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका जो होता है या समुदाय का जो सहयोग है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। विद्यालय प्रबंधन में अध्यापक, अभिभावक, एसोसिएशन तथा माता पिता शिक्षक संघ की भूमिका क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सो वीडियो यूजफुल हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फर्स्ट मैं बात करूँगी आपसे प्रधानाध्यापक में निम्नांकित गुणों का होना आवश्यक है। देखिए, लास्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस क्लास में कर रही हूँ। फर्स्ट, प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका होनी चाहिए। इस बहुआयामी यानी जो सब चीज़ों के बारे में सोचे, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, जिससे हमारा ही नहीं बाकी सभी का अच्छा काम हो। और मतलब बहुआयामी आप कह सकते हैं, एक होती है हमें इंटरनल क्वालिटीज़, एक होती है आउटर क्वालिटीज़। वो इंटर क्वालिटीज़ को लेकर भी, आउटर क्वालिटीज़ को लेकर भी सोचे सभी के बारे में। मतलब उन्हें स्टूडेंट्स की दृष्टि से भी सोचना चाहिए, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए, और जो भी उनके स्कूल में कार्य करता है या कार्य करने वाले हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। ये होता है प्रधानाध्यापक की बहुआयामी भूमिका। नंबर 2 है, उन्हें सुगमकर्ता होना चाहिए। कर्ता का मीनिंग होता है कि जो व्यक्ति अपने कार्य को सरल तरीके से करे। और सेकंड है आपका कुशल प्रेरणादायक, यानी कि उन्हें कह सकते हैं आप कि एक अच्छा मोटिवेटर भी होना चाहिए, कि जो सामने वाले को मोटिवेट करे, बच्चों को डिमोटिवेट ना करे, चाहे वो उनके स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो उनके टीचर्स हैं या क्लर्क है या कोई भी काम करने वाला है, उन्हें डिमोटिवेटर नहीं होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, कुशल प्रेरणादायक। नंबर 4 है नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। आपके स्कूल में आपका जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे स्कूल के हेड होते हैं, उन्हीं के ऊपर हमारे स्कूल की एक एक छोटी छोटी चीज़ डिपेंड होती है। तो हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता। तो मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे आपके बच्चे हैं, जो स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी आते हैं, उनके गार्जियंस भी आते हैं, तो आपके टीचर्स के बीच में और आपके जो टीचर्स हैं, स्कूल के जो टीचर्स हैं और बच्चों के पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन जो अंडरस्टैंडिंग है वो कौन स्थापित करता है? वो स्थापित करता है आपके प्रिंसिपल, यानी कि आपके प्रधानाध्यापक जी। तो ये जो मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता है वो आपके प्रधानाध्यापक में होनी ही चाहिए, जिससे कि आपके स्कूल को भी लाभ हो और बच्चे भी चीज का लाभ उठा सके। नंबर 6 है और लास्ट है कुशल प्रशासक एवं समय प्रबंधक। कुशल प्रशासक का यहाँ मतलब है आपके स्कूल का अच्छी तरह से संचालन करना, चाहे वो आपके स्कूल में आपका फर्नीचर हो, आपकी क्लासेस हो, आपके टीचर्स हो, आपके कार्यकर्ता हो, और एवं लास्ट है समय प्रबंधक। एक प्रिंसिपल को समय प्रबंधक होना ही चाहिए। तो यहाँ पर समय प्रबंधक का सिर्फ एक ही मतलब है कि हर चीज़ को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर डालना, चाहे वो आपकी क्लासेस का टाइम है, जैसे कि 7th क्लास है तो उसमें आपकी छुट्टियों में इतनी छुट्टियों का दिन होना है, या फिर आपका जो सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का वो आपका 30 दिनों में होना है या 3 महीने में होना है। इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपके प्रिंसिपल को होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट्स थे। यहाँ पर आपका प्रधानाध्यापक के बारे में जो डिटेल्स थी वो मैंने आपको एक बार और अच्छे से समझा दी है। नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगी आपसे, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अध्यापक के बारे में। एक छोटी से छोटी डिटेल्स आप सभी को दे रही हूँ, सो स्टार्ट करते हैं। शिक्षक एक मानवीय संसाधन। विद्यालय के मानवीय संसाधनों में शिक्षक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन है। विद्यालय की छवि सुधारने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। एक शिक्षक स्वयं भी सीखता है और छात्रों को भी सिखाता है। तो देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है, तो सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि जो एक शिक्षक है वो बच्चों से सीखता भी है, कुछ चीज़ें जो उन्हें लगती है कि मुझे बच्चों से लेनी चाहिए, और बच्चों को सिखाता भी है। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक को एक दार्शनिक की संज्ञा भी दी जाती है। शिक्षक प्रबंधक भी माना जाता है। एक शिक्षक का यह उत्तरदायित्व व कर्तव्य है कि उसे अध्ययनशील तथा तात्कालीन समय का बोध होना चाहिए, तभी वह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ इतना सा बोला जा रहा है कि एक शिक्षक को इस चीज़ का बिल्कुल
ज्ञान होना चाहिए कि जब वो क्लास में पहुंच रहे हैं कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, किस चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, या उस चीज़ को मैं किस तरह से इंटरेस्टेड बना सकता हूँ। ये किसका कर्तव्य होता है? एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। ये एक शिक्षक अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बना पाएगा और बच्चों को अच्छे से समझा पाएगा। शिक्षक को शिक्षण का भी सही ढंग से बोध होना चाहिए। देखिए, एक टीचर है अगर, तो उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चों की सिलेबस क्या है, बच्चों की किताबें क्या हैं, कितना उसका सिलेबस है, उस चीज़ को उन्हें ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अपनी क्लास को अच्छी ढंग से चला पाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगी आपसे, शिक्षक की विद्यालय में भूमिका क्या होती है। शिक्षक विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है। विद्यालय में पर्याप्त संख्या में विभिन्न विषयों एवं प्रवृत्तियों के दक्ष एवं सुयोग्य शिक्षकों का होना एक अनिवार्य आवश्यकता है। सो यहाँ पर शिक्षक विद्यालय संगठन का हृदय माना जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं, अगर हमारी धड़कनें रुक जाएंगी, हमारा दिल रुक जाएगा, या जो भी है, जैसा भी है, आपके दिल नहीं रहेगा, तो अब क्या है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। उसी तरह से यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके स्कूल में शिक्षक यानी कि टीचर नहीं होंगे तो आपके स्कूल भी किसी तरह का कोई भी संचालन नहीं होगा, ना स्कूल चलेगा। एक टाइम पर ऐसा आएगा कि वो बंद हो जाएगा। शैक्षिक कार्यक्रमों की सफलता अध्यापक के व्यवहार, योग्यता एवं कार्य प्रणाली पर ही निर्भर करती है। वर्तमान समय में अध्यापक का विद्यालय में प्रमुख स्थान माना जाता था। कोठारी कमीशन में अगर आप देखेंगे तो 1964 से 1966 ने भी अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी। आशय यह है कि शिक्षक सामान्य सामाजिक व्यक्ति से अधिक चरित्रवान, उदार, सहिष्णु, दयालु तथा मर्यादित होना हो। जो एक सामान्य शिक्षक होता है, या बोले आप एक, वो सामाजिक व्यक्ति से अधिक चरित्रवान होता है, उदार होता है, सहिष्णु होता है, दयालु होता है, और क्या होता है, मर्यादित होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे शिक्षक के गुण। एक सफल शिक्षक के प्रमुख गुण क्या क्या है, उनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। नंबर 1 है, देखिए एक मिनट रुक जाइए, एक सफल अध्यापक छात्र प्रेमी होता है तथा वे विद्यार्थी के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को हल करने में तत्पर रहता है। क्या है ये? शिक्षक के गुण। यहाँ क्या कहा गया है कि एक टीचर में और एक स्टूडेंट में एक फ्रेंड की तरह रिलेशन होना चाहिए, तभी तो वो उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे और उसका हल करेंगे और उनकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। और अगर आपने देखा होगा, कुछ टीचर होते हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे उनसे चीज़ें शेयर नहीं करते। तो अगर हमारे बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक बॉन्ड होता है फ्रेंडशिप का, अगर वो है तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और टीचर हमारी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईजी कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात वह अपने संपर्क में आने वाले छात्रों एवं अन्य व्यक्तियों का आदर एवं स्नेह प्राप्त करने में सक्षम हो। देखिए, एक अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। अगर उनका व्यक्तित्व ऐसा है तो उनके बच्चे भी उनसे वही चीज़ें सीखते हैं। कि अगर शिक्षक का यानी कि आपके अध्यापक का अच्छा व्यक्तित्व होगा तो उन्हें क्या होगा, उन्हें समाज से क्या मिलेगा, स्नेह भी मिलेगा, आदर भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें उन्हें समाज से मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अध्यापक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं चरित्रवान होना चाहिए। अध्यापक को एक तो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, उन्हें चरित्रवान भी होना चाहिए। कि अगर गाइस अध्यापक का ही हमारे अच्छा चरित्र नहीं होगा, उनकी शारीरिक एवं मानसिक जो क्षमता है वो स्वस्थ नहीं होंगे, तो बच्चे भी उनसे पढ़ना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों को उन्हें अच्छे से समझा ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक टीचर का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और उन्हें चरित्रवान होना ही चाहिए। नंबर 4 है हमारा, अध्यापक का समाज के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज के कार्यक्रमों में अध्यापक को समुचित सहयोग प्रदान कराना चाहिए। पर कहा गया है कि समाज में अगर जो कार्यक्रम होते हैं, हमारे शिक्षक को यानी कि अध्यापक को उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अध्यापक है वो बहुत ही अच्छा वक्ता और प्रवक्ता होता है। नेक्स्ट है हमारा, अध्यापक अध्ययनशील होना चाहिए। शिक्षण के विषय एवं विधियों में नवीनतम परिवर्तनों से परिचित होते रहने की जिज्ञासा अध्यापक में बनी रहनी चाहिए। देखिए गाइस, अगर हमारे अध्यापक में भी क्रिएटिविटी होगी या उनके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं, तो वो क्या है, बच्चे भी उन चीज़ों को सीखेंगे, उन क्रिएटिविटीज़ को सीखेंगे कि हमारे अध्यापक में ये चीज़ें हैं तो हम में भी ये चीज़ें होनी चाहिए या होती ही हैं, क्योंकि शिक्षक से बच्चे सीखते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम बच्चे अपने टीचर के साथ स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति हीन भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसे अपने व्यवसाय में पूर्ण नियम एवं निष्ठा होनी चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर अध्यापक को अपने व्यवसाय से, हमारा यहाँ पर जो मीनिंग दिया गया है वो है, जो भी वो शिक्षण से है, मतलब शिक्षण अपना जो प्रदान कर रहे हैं उसमें उन्हें भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उनके प्रति उन्हें अगर वो शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो उनमें हीन भावना नहीं होनी चाहिए। उन्हें प्रेम के साथ वो चीज़ उन बच्चों को
रिप्रेजेंट करनी चाहिए या प्रस्तुत करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रयोगात्मक, यानी कि जो चीजें, अगर हम कुछ चीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अगर हम उस चीज को उन्हें करके दिखाएं, प्रयोग करके दिखाएं, एक्टिविटी करके दिखाएं, प्रैक्टिकल करके दिखाएं उस चीज पर, तो बच्चे ज्यादा अच्छे से समझते हैं उस चीज को। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अध्यापक में कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता होनी चाहिए। एक टीचर में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि मतलब जैसे कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते टाइम उन्हें क्या होना चाहिए, कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति किस तरह से कि वो अंदाजा लगा सके कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ या बच्चे जो लिखना चाह रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अध्यापक को सत्यवादी, सहिष्णु तथा ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा में शिक्षक की भूमिका। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट है हमारा जो डिस्कस करेंगे वो है शिक्षक एक प्रबंधक तथा प्रशासक होना चाहिए। मैंने आपको पहले ही समझा दिया। नेक्स्ट है शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। बताया गया है कि टीचर को कम से कम एक विषय, जैसे कि मैं बोलूँ हिंदी में, तो उसे उस चीज़ के बारे में कंप्लीटली जानकारी होनी चाहिए या उसे पता होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से चीज़ों के समझाकर बच्चों के उन चीज़ों को उसके माइंड में डालनी है, तो उस प्रकार को हम कह सकते हैं विशेषज्ञ। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है शिक्षक एक निर्देशक होना चाहिए। सो गाइस निर्देशक कह सकते हैं, जैसे कि टीचर होते हैं वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उन्हें निर्देशन देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए बच्चा, ये वो करना चाहिए। फोर्थ है छात्रों का हितैषी मित्र जैसा आचरण। जैसे मैंने आपको भी डिस्कस किया था कि टीचर के अंदर वो व्यवहार होना चाहिए कि बच्चों से वो फ्रेंडली नेचर कर सके। ज़्यादा नहीं करो पर इतना करे कि बच्चे अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सके। हितैषी होना चाहिए और उनका मित्र जैसा आचरण होना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों के लिए आदर्श। देखिए शिक्षक को बच्चों का आदर्श बनना चाहिए, क्योंकि हम आधा टाइम जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं, तो अगर वो उस चीज़ को आदर्शवादी कह सकते हैं। आपको एक आदर्शवादी आचरण का इंसान होना चाहिए, किसको, शिक्षक को। नेक्स्ट है छात्रों को नेतृत्व प्रदान करना। देखिए जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं, भ्रमण पर हमारे कॉलेज टूर जाते हैं, स्कूल टूर जाते हैं, तो वहाँ बच्चों को नेतृत्व कौन प्रदान करता है, आपका शिक्षक प्रदान करता है। नेक्स्ट और लास्ट है शिक्षक एक कुशल शोधकर्ता के रूप में होना चाहिए, आदि है। तो यहाँ बोल सकते हैं रिसर्च। तो आपके जो शिक्षक होते हैं उन्हें भी रिसर्च करते रहना चाहिए, यानी कि प्रयोग करते रहना चाहिए। यहाँ आपका जो शिक्षक की भूमिका थी कक्षा में वो सारी मैंने डिस्कस कर दी। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। गाइस हमने इस क्लास में आपसे प्रधानाध्यापक के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, तो थोड़ा इसमें कर लिया। शिक्षक के बारे में हो गया। अब डिस्कस करेंगे छात्र। छात्र एक मानवीय संसाधन। विद्यालय के मानवीय संसाधनों का तीसरा आधार स्तंभ उस विद्यालय के बालक एवं छात्र होते हैं। आपका पहला होता है प्रधानाध्यापक, दूसरा होता है आपके शिक्षक और तीसरे होते हैं छात्र। ये होते हैं हमारे विद्यालय के स्तंभ। ठीक है। विद्यालय में बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक प्रकार की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में जो भी प्रबंधन होते हैं वह छात्र को ही केंद्र मानकर किए जाते हैं। पर कहा गया है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो आपके क्लासरूम्स हों, वो बच्चों को देखकर, यानी कि बच्चों को ध्यान में रखकर ही स्थापित की जाती है। छात्र भी शिष्य का ही एक पर्याय है जो गुरु के गुणों को ध्यान करके उसकी रक्षा करता है। छात्र को विद्यार्थी तथा शिष्य भी कहा जाता है। यद्यपि शिष्य का आशय अनेक अर्थों के लिए किया जाता है या लिया जाता है। शिष्य शब्द अपने आप में परिपूर्ण है जो वास्तविक रूप में गुरु शिष्य संबंध को प्रकट करता है। अगर आपने कहीं डिस्कस किया है गुरु के बारे में तो उनका एक शिष्य भी जरूर होगा। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में 3 घटक होते हैं, शिक्षक, छात्र तथा पाठ्य पुस्तक होते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य होता है पाठ्य पुस्तक को सीखना या अर्जित करना। शिक्षण की प्रमुख क्रियाओं में छात्रों एवं शिक्षकों को विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। यहाँ बात करी गई शिक्षण में 3 घटक होते हैं, पूछे जा सकते तो आप बता देंगे शिक्षक, छात्र और पाठ्य पुस्तक। शिक्षक का यहाँ मुख्य कार्य क्या होता है, पाठ्य वस्तु को सिखाना बच्चों को और उन्हें चीजों को प्रदान करना। गाइस अब हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में शिष्य का आचरण। बहुत अच्छा पॉइंट्स चल रहे हैं, आप लोग प्लीज क्लास को बिल्कुल स्किप ना करें और एक एक पॉइंट्स को समझते चले। सिर्फ आपको नोट्स बनाने तो आप लोग बना सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी, सिर्फ आपको पढ़ना है। फर्स्ट, पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर आधुनिक बनने की होड़ में युवा वर्ग गुरुजनों माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन और उनकी अपेक्षा करने में गौरव का अनुभव करने लगा है। कह सकते हैं जैसे कि कोई बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, उसने टीचर के साथ क्या किया है, उसकी चीजों का क्या किया, सम्मान नहीं किया है, उनका आदर नहीं किया है, मारपीट की है। की अपेक्षा वो क्या करता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, गौरव का अनुभव करने लगता है। कौन, एक छात्र। और इसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा न्यूज़ में भी दिखा गया है कि एक छात्र ने अपने शिक्षक को पीटा या छात्रों ने शिक्षक को
वहां पर मारा, उन्होंने मार्क्स कम दिए, ये सारी चीजें हमारे न्यूज में आप सभी को मिलती रहती होंगी और आप लोग भी देखते हैं उन चीजों को। इसी का परिणाम है कि युवा वर्ग में निराशा, कर्तव्य के प्रति उपेक्षा, अवहेलना आदि की प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट है, यह अवगुण हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप नहीं है। छात्रों के यह गुण विदेशी संस्कृतियों की देन है। भारतीय साहित्य में गुरु के आदर्शों एवं शिष्य के आचरणों की जितनी विशद विवेचना की गई है, अन्य किसी देश के साहित्य में उपलब्ध नहीं। गाइस, आपको एक शिक्षक के और छात्र का जितना अच्छा रिलेशन देखने को आपको भारतीय संस्कृति में मिल जाएगा, वो आपको किसी भी विदेश या किसी और देश में नहीं मिलेगा देखने को। वैदिक काल से आज तक के साहित्य में गुरु के आदर्शों एवं शिष्य के आचरणों को शिक्षा प्रक्रिया में महत्व दिया गया है। इन्हें संदेह नहीं है कि छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है और छात्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन भी कर रहे हैं, परंतु छात्रों में अपने शिक्षक के प्रति आदर, सम्मान भाव आज भी दिखाई देता है। और बताया गया है कि जैसे बच्चे अनुशासन नहीं करते हैं, अनुशासनहीनता जो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया है, परंतु छात्रों में अपने शिक्षक के प्रति आदर, सम्मान भाव आज भी दिखाई देता है। देखिए 90% लोग ऐसे जो अनुशासनहीनता करते हैं या बढ़ रही है हमारे देश में, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जो आज भी शिक्षक के प्रति आदर की भावना रखते हैं, सम्मान भाव आज भी उनमें दिखता है। नेक्स्ट है, अपने शिक्षक का जीवन पर्यंत आदर सम्मान करते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का प्रभाव है। 10% लोग हैं वो आज भी अपने टीचर्स का सम्मान करते हैं। वो आज भी हमारे देश से जो कब से चली आ रही संस्कृति की परंपराओं का आज भी उन पर और उनके व्यवहार पर प्रभाव है। सो यहाँ पर आपके जो वर्तमान में शिष्य का आचरण था वो हमने डिस्कस कर लिया। सो अब डिस्कस करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट को। डिस्कस करेंगे मानवीय संसाधन। समुदाय एक मानवीय संसाधन। आदिकाल में मानव को विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बच्चे के माता पिता ही उसके शिक्षक होते थे और परिवार का आचार विचार ही शिक्षा का पाठ्यक्रम होता था। सो पहला क्या होता है, पहले आपने देखा कि बच्चे के जो पेरेंट्स थे वही उनके शिक्षक यानी टीचर्स होते थे। अभी भी कुछ चीज़ें बच्चे अपने घर से, अपने पेरेंट्स से ही सीखता है, या कह सकते हैं आपके जो फर्स्ट टीचर होते हैं या पहला अध्यापक वो आपके माता पिता ही होते हैं, ठीक है। और परिवार का आचार विचार ही शिक्षा का पाठ्यक्रम होता था, यानी कि बच्चा जो भी व्यवहार देख रहा है या जो भी चीज़ें अपने परिवार में देख रहा है वो क्या होता था, शिक्षक का सिलेबस होता था, पाठ्यक्रम होता था, उसकी पुस्तकें होती थी। ये सब धीरे धीरे मानव की आवश्यकताएं बदलती गई और समाज का विकास होता चला गया। तो यहीं पर क्या है कि धीरे धीरे जो चीज़ें हैं ये हमें आवश्यकता होने लगी। शिक्षा की जो मेन स्टडी थी या मेन जो भी पार्ट था टीचिंग का वो हमारा चेंज होता गया, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई टीचर्स को लेकर। इसलिए ज्ञान का सागर भी बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप मानव को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास आश्रम में जाना पड़ा। तो देखिए अब तक क्या था कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्या है, आवश्यकताएं बढ़ने लगी, इंसान की आवश्यकताएं बढ़ती गई व्यक्ति की। तो हमने क्या करा, हम गुरुओं के पास जाने लगे। कहाँ पर, आश्रम में। पहले स्कूल नहीं हुआ करते थे, पहले जो शिष्य थे वो कहाँ जाते थे, शिष्य जाते थे आश्रम में गुरुओं से शिक्षा लेने। धीरे धीरे सभ्यता का विकास और अधिक विकसित होता गया और आश्रम के स्थान पर विद्यालयों का स्वरूप सामने आया। देखिए इसके बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पर जब और आवश्यकताएं बढ़ी तो आपके आश्रम को हटाकर क्या कर दिया गया, विद्यालय वहाँ पर लगा दिए गए या विद्यालय बनवा लिए गए। बच्चों का आरंभिक विकास घर के वातावरण से प्रभावित होता है, लेकिन विद्यालय जाने के बाद बालक के विकास में घर, विद्यालय तथा समुदाय तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए बच्चे का जो विकास होता है वो घर से होता है, लेकिन वहाँ पर तीन चीज़ें जो हम डिस्कस करें, लेकिन विद्यालय जाने के बाद बालक में विकास में घर, विद्यालय और समुदाय, ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनसे बच्चों में विकास होता है। विद्यालय में प्रवेश से पूर्व बच्चा अपने परिवार से अनौपचारिक रूप में अनेक अनुभव प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षक बच्चे की माँ होती है। यहाँ पर क्या कहा गया है, बच्चे को एडमिशन से पहले कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि चाहे वो मैनर्स हों या आपके घर बड़ों के प्रति संस्कार हों, या हम कुछ कह सकते हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी आपको चीज़ें सिखाता है। कौन सिखाता है, चाहे वो आपके परिवार में अनौपचारिक रूप से आपको सिखाए जा रहे हैं, चाहे वो अनुभव कर रहे हैं, वो किसके अकॉर्डिंग या किसके द्वारा आपको मिलते हैं, वो आपको मिलते हैं आपकी माँ के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हुए आपके, ये हो जाता है आपका पहला जो, या कह सकते हैं आपकी जो प्राथमिक शिक्षक होती है वो बच्चे की होती है माँ, और वह उसे औपचारिक
इस यहाँ पर थोड़ा कट गया है, ये है वह उसे औपचारिक रूप से चलते उठते बैठते खाते पीते अनेक प्रकार के अनुभव एवं नैतिक मूल्य संस्कारों के रूप में देती है। देखिए आपकी जो माँ है वो उसे आपको उठना कैसे है, आपको बैठना कैसे है, आपको चलना कैसा है, अगर आप गलत चलते हैं तो आपसे बोलती है कि बेटा आपको ऐसे नहीं इस तरह से चलना है, या फिर आपको अनुभव देती है और एक तरीके से नैतिक मूल्यों के बारे में संस्कार जो देती है वो भी आपकी माँ ही देती है। यहाँ आपका सामुदायिक मानवीय संसाधन भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे समुदाय की विद्यालय प्रबंधन में भूमिका, समुदाय का सहयोग। पॉइंट्स आप सभी को क्लियर करते चल रही हूँ, फिर भी आप सभी को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दे। फर्स्ट है हमारा बालक बालिकाओं के नामांकन का दायित्व जन समुदाय को अपने ऊपर लेना चाहिए। यहाँ पर यह है कि जो सारी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो सिर्फ स्कूल यानी कि विद्यालय और आपके शिक्षक यानी कि टीचर की नहीं होनी चाहिए, कुछ समुदाय जन समुदाय यानी कि समाज की भी होनी चाहिए और उन्हें अपने ऊपर भी वो चीजें लेनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को विद्यालय भेजना होगा। नेक्स्ट है विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों को विद्यालय में पुनः लाने में सहयोग देना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया है तो उसके माता पिता को और समाज को ये सोचना चाहिए कि उसे किस तरह से वापस हम स्कूल में भेज सकते हैं। नेक्स्ट है बालिकाओं को घरेलू कार्यों से मुक्त कराकर विद्यालय में भेजने हेतु प्रेरित करना चाहिए। देखिए आप सभी ने देखा है कि चाहे वो हमारी सोसाइटी हो या जो भी हो, यहाँ पर क्या है लड़कियों को काम पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या है बालिकाओं को घरेलू कार्यों से आप मुक्त करके उन्हें स्कूल भेजने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें कि वो प्रेरित होकर स्कूल जाए और काम को घरेलू काम को छोड़ दे। नेक्स्ट है समुदाय के लोगों को अपने बच्चों को विद्यालय में साफ सुथरा करके भेजना चाहिए। देखिए अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, समाज की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्चे को इस चीज़ के लिए प्रेरणा दे कि आपको स्कूल जाना है तो आपको अच्छे से ड्रेस पहनकर जानी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों की छात्रवृत्ति का धन उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं, गणवेश आदि पर खर्च करना चाहिए। बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है वो उनकी पढ़ाई पर ही हमें खर्च करनी चाहिए और उन्हें उनकी शैक्षिक यानी कि शैक्षिक सीधे सीधे बोला है कि उनकी जितनी भी पढ़ाई में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पेन है, पेंसिल है, कुछ भी है, उनकी बुक्स है, नोटबुक्स है, उन्हीं पर खर्च करना चाहिए स्कॉलरशिप को। ऐसा नहीं करना है कि आप उससे अपने घरों का सामान ले लें कि आप स्कॉलरशिप है इसे घर में यूज़ कर लेते हैं, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए होती है। नेक्स्ट है विद्यालय की सफाई तथा रख रखाव में सहयोग करना चाहिए। देखिए स्कूल में सफाई का अगर है, विद्यालय है तो वो हमारे समाज का भी है, तो उसमें हमारे सभी का सहयोग होगा कंप्लीट, तभी तो हम स्कूल की चीज़ों का ध्यान रख सकेंगे। स्कूल में किस तरह साफ सफाई होनी चाहिए, उन सब चीज़ों का समाज का भी पूरा पूरा अधिकार बनता है। पॉइंट है शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए और जन समुदाय को विद्यालय में लगे हैंडपंप की देखभाल तथा विद्यालय के सुंदरीकरण की ओर ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारा समाज है वो स्कूल में नलकूप लगे हुए होते हैं, टंकियाँ लगी होती है, उन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। स्कूल में कुछ पार्क होते हैं, ग्रीनरी होती है, उन सारी चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। किसको? जन समाज यानी कि हमारे समाज को। इस नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आज इस क्लास का हम डिस्कस करने वाले हैं विद्यालय प्रबंधन में अध्यापक, अभिभावक, एसोसिएशन तथा माता पिता शिक्षक संघ की भूमिका। सारी चीजें डिटेल्स में क्लियर करते हुए चल रही है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा अध्यापक, अभिभावक, एसोसिएशन तथा माता पिता शिक्षक संघ सदस्यों की बैठक में नियमित रूप से प्रतिभाग करना चाहिए और विद्यालय प्रबंधन में सुझाव देना चाहिए। तो यहाँ पर यह है कि स्कूल में जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें पेरेंट्स को जाना चाहिए और अपना जो व्यूज़ हैं उनको प्रेजेंट करना चाहिए और उनमें अपने सुझाव भी देने चाहिए। विद्यालय विकास हेतु उसकी आवश्यकताओं की पहचान करके विद्यालय के भौतिक परिवेश, साज सज्जा, बागवानी आदि के रखरखाव में सक्रिय सहयोग प्रदान करना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि आपको जो चीज़ें हैं जैसे कि हमारे इस कॉलेज में होती हैं, भौतिक परिवेश है, साज सज्जा का सामान है, बागवानी यानी कि आपके पार्क हैं, उन सब में हमारा सक्रिय सहयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, जनजाति, बालिका, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के नामांकन और नियमित उपस्थित पर निगरानी रखनी चाहिए। पर क्या है अनुसूचित जाति, जनजाति के बालक, अल्पसंख्यक वर्ग के जो बच्चे हैं अगर वो स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति यानी कि वो कितने प्रेजेंट हैं, उनकी उपस्थिति पर हमें निगरानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकताओं वाले विकलांग बच्चों की विशिष्ट शैक्षणिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए विशेष आवश्यकता वाले यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो ठीक से चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, ढंग से बोल नहीं पाते हैं, उनके जो आपका जो उनका पाठ्यक्रम है या उनका जो भी आपका शिक्षा देने का जो तरीका है वो आपको बहुत अच्छे से देना है और उस चीज़ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बच्चों के स्वस्थ परीक्षण में सहयोग देना चाहिए, यानी आपको स्कूल में टाइम पर स्वस्थ परीक्षण कराना चाहिए। इस नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राम शिक्षा। थोड़ा सा यहाँ पर हट गया है, ग्राम शिक्षा समिति से अपेक्षाएं।
ग्राम शिक्षा की जो समिति होती है उससे आप क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं या क्या अपेक्षाएं हैं। नंबर 1 है ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग करना चाहिए और स्वेच्छा से अपने लिए विद्यालय के कुछ कार्यों को चुनना चाहिए। कि आपके स्कूल में जो भी इम्पोर्टेंट टाइम्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनमें क्या है, उनमें ग्राम जो समिति के लोग हैं या सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं, उनमें भाग ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और स्वेच्छा से अपने लिए विद्यालय में कार्य। देखिए जैसे कि होता है, आप बोल सकते हैं हमारे स्कूलों में अब देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील होता है, उन्हें कौन बांटता है, आपके स्कूल टीचर्स ही बांटते हैं सभी स्कूलों में, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सारे स्कूल में। तो ये काम वो लोग ले सकते हैं, इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राम की बाल गणना सही हो सके, इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बाल गणना में सहयोग देना चाहिए। तो नेक्स्ट है बच्चों के 100% नामांकन, ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए सुनिश्चित कराने में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को सक्रिय सहयोग देना चाहिए। ग्राम शिक्षा द्वारा विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु धन अथवा श्रम में सहायता देनी, जैसे छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आदि का समुचित उपयोग हो सके, इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग देना चाहिए। देखिए विद्यालय में प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि आपकी स्कॉलरशिप हो गई, आपका मिड डे मील हो गया, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपकी जो स्कूल्स में, अब तो आप सभी को पता ही है कि स्कूल में, प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को फ्री में बुक्स दी जा रही, तो उसमें समुचित उपयोग हो सके, इसके लिए क्या करना चाहिए, ग्राम शिक्षा समिति को भी सहयोग देना चाहिए। कुछ तो फंड वो लोग करें जिससे कि स्कूल वालों की भी हेल्प हो जाए और सरकार भी इस चीज में बहुत खुश हो। यही टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। मानवीय संसाधन प्रबंधन का मैंने कंप्लीट चैप्टर आपको करा दिया है। लास्ट क्लास देख लीजिए, ये क्लास देख लीजिए, और वीडियो यूजफुल हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।